AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री आज भारत खिलौना मेला 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल के लिए देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इसमें अभी तक 10 लाख रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। छात्र इस प्रतियोगिता के माध्यम से पढ़ाई आदि के लिए खिलौने डिजाइन और तकनीकी तैयार करेंगे, जिसमें विजेताओं को 50 लाख का इनाम पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें छठी कक्षा से छात्रों का कौशल विकास समिति छोटे कारीगरों के साथ मिलकर इंटर्नशिप करने के तहत कई कार्य कराए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत छात्र अपनी सोच, तकनीक और हुनर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार में भारतीय मार्केट को मजबूती प्रदान करेंगे। इसमें पेरेंट, स्टार्टअप, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आदि सभी को एक मंच पर मिलकर काम करना होगा। भारत में 1.5 अरब डॉलर का खिलौना बाजार है, जिसमें 80% खिलौने विदेश से आते हैं। ऐसे में पहली बार स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर खिलौने के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाएगा। प्रतियोगिता 9 थीम पर आधारित रहेगी, जिसमें प्राचीन काल से भारत को जानो, इतिहास, भारतीय संस्कृति, लर्निंग, एजुकेशन, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यू जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित रहेगा। संत श्री गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के राष्ट्रपति ने श्री गुरु रविदास जी की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा, गुरु रविदास जी ने सामाजिक समानता, एकता, नैतिकता तथा परिश्रमित रहने के लिए मूल्यों पर बल दिया। हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए क्षमता, एकता और न्याय पर आधारित समाज तथा देश के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति ने तत्वदर्शी आध्यात्मिक गुरु और महान समाज सुधारक संत रविदास जी की जयंती पर उनके अध्यात्म और ज्ञान को प्रमाण किया। उन्होंने कहा, सामाजिक भेदभाव के विरोध में उनकी वाणी आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों पहले समानता, सद्भावना और करुणा पर जो रविदास जी ने संदेश दिए थे, वह देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करने वाले हैं और उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री ने उनको सादर नमन किया। तो वहीं रक्षा मंत्री ने रविदास जी की जयंती पर उनको स्मरण एवं नमन करते हुए कहा, समाज में सेवा और समानता की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा रविदास जी ने दी है। एक समरस समाज की स्थापना में उनके विचार हमें प्रेरित करते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल ने इस पावन दिन पर कहा, आपसी भाईचारे का संदेश देने वाले संत गुरु रविदास जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिणी से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी से पार्टी के भीतर असंतोष है। जम्मू कश्मीर में G23 गुट के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व को कड़ा संदेश देंगे। आपको बता दें, इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल व राज बब्बर यहां पहुंच चुके हैं। शनिवार को विवेक तनखा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी आदि नेता यहां पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान को भी G23 की बैठक की सूचना है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि G23 गुट के सदस्यों की बैठक राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद के आवास पर हो सकती है। सदस्यों को आजाद के आवास पर ही बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। खास बात यह है कि यह बैठक राहुल गांधी के बयान से नाराजगी के तौर पर है। बैठक में साफ संदेश दिया जाएगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश एक है। यह संदेश पूरे देश को देने की कोशिश की जाएगी। वहीं आपको बता दें, समूह के सदस्यों का कहना है कि कांग्रेस में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वह पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस कार्य समिति में लिए गए फैसले का खुलेआम उल्लंघन है। याद हो कि तिरुवनंतपुरम में पिछले दिनों राहुल ने कहा था कि वे 15 साल से उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उनका इस्तेमाल दूसरे तरह की राजनीति के लिए किया गया है। केरल आने के बाद पाया कि यहाँ लोग मुद्दों की प्रति रुचि रखते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। राहुल के बयान पर भाजपा ने उत्तर दक्षिण के आधार पर बांटने का आरोप लगाया था। राज्यसभा से सेवानिवृत्त गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी की ओर से किए गए व्यवहार से भी
G23 से जुड़े लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि इतने वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान ने दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री तक ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन अपनी पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा का केस लड़ रहे वकील को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता G23 के वरिष्ठ सदस्यों की अनदेखी करते हुए बना दिया गया। गुजरात में 6 निकाय चुनाव में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। 576 सीटों में से भाजपा को 409 सीट पर जीत हासिल हुई है, तो वहीं कांग्रेस 43 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस नेतृत्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस खुद खत्म हो गई है, लोग उन्हें विपक्ष होने के लायक भी नहीं समझते, अकेले रहने वालों को सत्ता में भी नहीं रहने देते, लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। इससे पहले चुनाव में मिली जीत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में शुरू की गई राजनीति का नया युग है और यह विकास की ओर अग्रसर है। जनता के भरोसे को प्रधानमंत्री ने जीता है, ये लोगों की जीत है। गुजरात के लोगों ने विशेषज्ञों को ये दिखाया है कि सत्ता विरोधी लहर का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। सूरत में 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जिस पर खुशी जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात वासियों ने राजनीति के नए युग में प्रवेश किया है। गुजरात की जनता भाजपा और कांग्रेस को राजनीति से परेशान हो चुकी है। गुजरात की जनता भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से परेशान हो चुकी है। यह लोग विकल्प तलाश रहे हैं और आप पार्टी वह विकल्प बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार अब खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्त हो गई है। प्रदेश में अब खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरों को भारी पड़ने वाला है। शुक्रवार की शाम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया है। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा यह प्रस्ताव पारित हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था। 6 महीने की सजा को बढ़ाकर पहले 3 साल कर दिया गया था। अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिलावट को सबसे बड़ा अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि मिलावट से बड़ा कोई अपराध नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है, इसके लिए सजा को और बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट वाली वस्तु बेचने पर भी सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मिलावट पर कसावट अभियान से सरकार को उम्मीद है कि मिलावटखोरी पर नकेल कसने में सफलता हासिल होगी। बामनोली गांव के जवाहर इंटर कॉलेज के मैदान पर राजा सलक्षण पाल तोमर की जयंती समारोह और महापंचायत के आयोजन के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और केंद्र सरकार के बीच जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है। अपनी बातों को लेकर जटिल है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भारतीय और विदेशी नागरिकों के साथ साथ विपक्षी दलों का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग कांग्रेस दे रही है। हर एक किसान आंदोलन से जुड़ सके, इसके लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत के जरिए हर जिले का हर किसान इस आंदोलन में भाग ले सकेगा, जिसके लिए मेरठ के बड़ौत में आयोजित होने वाली बैठक का आयोजन करने में सहायता कर रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह के अनुसार राजा सलक्षण पाल तोमर किसानों का अभिमान है और उनकी स्मृति में जवाहर इंटर कॉलेज के मैदान पर सुबह 9 बजे यज्ञ आयोजित किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस यज्ञ में शामिल हुए। याद के बाद विभिन्न मुद्दों पर किसान महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी शामिल हुए। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए रालोद नेता रामपाल धामा के आवास पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला महासचिव राजू तोमर, सिरसली, विनय धामा, सुनील धामा, चेनपाल, पप्पी धामा, हरेंद्र पहलवान, रवि धामा, ईश्वर चौधरी, रमेश दयाल शामिल रहे। रालोद कार्यकर्ताओं आयोजकों ने दिन भर गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया, किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।
केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया की मनमानी पर अंकुश लगाने का असर चुनावी माहौल पर भी दिखाई देगा। भारतीय चुनाव आयोग ने एक सप्ताह के अंदर चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल की गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारी धीरेन्द्र शर्मा को केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अध्ययन की जिम्मेदारी दी गई है। शर्मा आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों की तुलना केंद्र की तरफ से जारी नए नियमों के साथ करेंगे। उनसे एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद आयोग ने नए सिरे से चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। आगे उन्होंने कहा, आयोग की कोशिश राज्यों में चुनावी हिंसा को रोकने के साथ साथ मतदान को पारदर्शी और साफ सुथरा भी रखने की है। वहीं वेबकास्टिंग के लिए भी आयोग ने विशेष आदेश जारी किया है। आयोग ने चारों चुनावी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। सामान्य पर्यवेक्षकों में असम के लिए एस श्रीनिवासन, पश्चिम बंगाल के लिए अजय नायर, तमिलनाडु के लिए आलोक वर्धन और केरल के लिए मनजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा के साथ केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस के मध्य समन्वय के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की सेवाएं आयोग ने ली हैं। पुलिस पर्यवेक्षकों में असम के लिए अशोक कुमार, पश्चिम बंगाल के लिए 2 अधिकारी विवेक दुबे और एम.के. दास की सेवाएं ली जाएंगी। पुडुचेरी के लिए नरेंद्र कुमार, केरल के लिए दीपक मिश्रा और तमिलनाडु के लिए धर्मेंद्र कुमार को तैनात किया गया है। चुनावी खर्चे की निगरानी के लिए राजस्व सेवा की सेवानिवृत्ति अधिकारियों में से असम में नीना निगम, पश्चिम बंगाल में बी मुरली कुमार, केरल में पुष्पेंद्र एस पुनिया और तमिलनाडु में मधु महाजन व बालकृष्ण की सेवाएं ली जाएंगी। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर से मंडराने लगा है। लगातार मामलों में वृद्धि होने के कारण सरकार की चिंता बढ़ गई है। लंबे समय से मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,488 मामले सामने आए हैं। इस महामारी के कारण 113 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 12,771 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,07,63,000 को पार कर गई है। वहीं इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 15,06,000 के पार चली गई है और अब तक इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1,10,79,000 के पार है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,59,590 है और अब तक 1,82,82,547 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। मामलों में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डाटा के अनुसार देश में पिछले वर्ष प्रतिदिन 7 नमूनों की जांच हो रही थी, जिसकी तुलना में जांच में अब कमी होने लगी थी। लोगों की लापरवाही के कारण एक बार फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करार को सही कदम बताते हुए विशेषज्ञों ने इसका स्वागत किया। हालांकि साथ ही सीमा पार होने वाले आतंकी घुसपैठ के प्रति आगाह भी किया है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा, पड़ोसी देश से आ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए सेना को सतर्क रहने की जरूरत है। सेना की ओर से भी बृहस्पतिवार को कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए उसकी तैयारियां और चौकसी पर इस करार का कोई असर नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सतीश दुआ ने कहा, संघर्ष विराम स्वागत योग्य है और उस पर साझा बयान अपने आप में खास है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कम ही होता है। यह करार गर्मियों की शुरुआत में हुआ है। इस मौसम में घुसपैठ बढ़ते हैं और हर बार गर्मियों में सीमा पार से गोलीबारी और घुसपैठ में इजाफा होता है। इसीलिए गर्मियां शुरू होने से पहले ही संघर्ष विराम को लेकर करार होना कई मायनों में सकारात्मक है। आगे दुआ ने कहा, यह करार 3 पहलुओं से अहम है। पहला, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सीमा पार से गोलीबारी बढ़ी थी। दूसरा, दोनों देशों के उच्च आयुक्तों की वापसी के बाद कूटनीतिक रिश्ते प्रभावित हुए थे। तीसरा, आतंकवाद का समर्थन बंद करने तक पाकिस्तान से बातचीत से भारत का इनकार करना। इन तीनों स्थितियों के बीच संघर्ष विराम को लेकर हुए करार के सकारात्मक संकेत मिलेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सेना के उत्तरी कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डी.एस. हुड्डा ने कहा, अभी प्रतीक्षा करने और चीजों को देखने का वक्त है। हमें पाकिस्तान की ओर से सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। अगर वह अब भी आतंकवादियों को भेजता रहा तो संघर्ष विराम करार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
वहीं आगे हुड्डा ने कहा, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा उठाने में हर बार मुंह की खानी पड़ी है। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में खटास है और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का यह करार उसकी जरूरत भी है। उधर चीन के साथ संघर्ष में भारत की स्थिति में भी पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ाई होंगी, इसीलिए संघर्ष विराम को लेकर सामने से पहल हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने म्यांमार के संबंध में अपना बयान देते हुए कहा, वहां सभी प्रतिनिधियों की पहली प्राथमिकता लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करना होनी चाहिए। आपको बता दें, भारत ने ऐसे समय में दक्षिण पूर्व एशियाई देश के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि म्यांमार में हाल ही में हुई घटनाओं पर भारत ने पैनी नजर बनाई हुई है। बता दें कि म्यांमार में सेना ने 8 नवंबर को हुए चुनाव में धोखाधड़ी के चलते तख्ता पलट कर दिया था और वहां सैन्य शासन लगा दिया। यही नहीं, आंग सान सू की समेत कई राजनीतिक महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद लोकतंत्र के पक्षधर सड़कों पर उतरे और अपनी नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग करने लगे। वहीं म्यांमार में हुए प्रदर्शन में कम से कम 3 प्रदर्शनकारी और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। वहीं भारत ने भी कहा कि पड़ोसी और मित्र देश होने के नाते भारत हमेशा म्यांमार में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगा। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था बनी रहे और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ा जाए ताकि शांति की बहाली हो सके। आपको बता दें, म्यांमार मामले में भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है।